Hey everyone, I am back with a new video. So this video is about disability models. ये एक्सरसाइज थेरेपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके नोट्स जल्दी मिलते नहीं हैं. सो मेरे कॉलेज में मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे. सो अगर आप डिसेबिलिटी मॉडल्स की बात करें सो फर्स्ट आपको डिसेबिलिटी की डेफिनेशन आना ज़रूरी है. थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा. टोटल मैंने 4 डेफिनेशंस लिखे हैं. उसमें से जो सबसे छोटा है डेफिनेशन वो आप याद कर सकते हो. द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी डिस्क्राइब्स व्हाट द पर्सन कैन नॉट डू. द फ्रेजेस यूज्ड आर लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ अ पर्सनस एक्टिविटी एंड इनएबिलिटी टू एंगेज इन एनी सब्सटेंशियस गेमफुल एक्टिविटी. सो मेनली डिसेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि ऐसे लोग जो कि उनमें एबिलिटी नहीं होती है, वो जो नॉर्मल इंसान काम कर सकता है उसको करने में, अगर कोई भी एक्टिविटी करने में उसे प्रॉब्लम हो रही हो या पर्सन की एक्टिविटी में रिडक्शन हो गया हो या फिर तो वो कोई भी गेमफुल एक्टिविटी में इंगेज ना हो पाए, ये होती है डिसेबिलिटी. सो इसके 2-3 मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा था डेफिनेशन. सो जो छोटे डेफिनेशंस है वो ये है. डिसेबिलिटी रिक्वायर्स अ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी. इट इज़ द गैप बिटवीन व्हाट अ पर्सन डू एंड व्हाट द पर्सन नीड्स और वांट्स टू डू. दोनों में डिफरेंस है. इसी गैप को जो पर्सन कर सकता है और जो पर्सन करना चाहता है पर नहीं कर पा रहा है वो है डिसेबिलिटी. जो डेफिनेशन की मैं बात कर रही थी जो कि ईजिली आप याद कर सकते हो. Medically, disability is physical impairment and inability to perform physical function normally. ये डेफिनेशन आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो. ये छोटी डेफिनेशन है. सो डिसेबिलिटी मॉडल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है. इंट्रोडक्शन के बाद जो भी 3 मॉडल्स हैं, सबसे पहला है साडनागी मॉडल जो कि 1969 में आया था. एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपके या तो लॉन्ग में आएगा, आपसे डिसेबिलिटी मॉडल्स के जितने भी 3 हैं वो सारे पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे साडनागी, ICIDH या ICF भी पूछा जा सकता है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लास्ट वाला ICF मॉडल. सो जो साडनागी मॉडल है वो 1969 में आया. उन्होंने क्या बोला था? नागी अ सोशियोलॉजिस्ट वॉज द फर्स्ट टू प्रोवाइड अ मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी प्रोसेस. ही सजेस्टेड 4 स्टेजेस इन द डिसेबिलिटी प्रोसेस. सबसे पहले 1969 में इन्होंने ही डिसेबिलिटी पे मॉडल दिया था. ये एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिसेबिलिटी को 4 स्टेज में डिवाइड किया था. नंबर 1 जो फर्स्ट स्टेज है वो है एक्टिव पैथोलॉजी. ये आप हेडिंग लिखना ना भूलें. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड द लास्ट इज 4th. तो फर्स्ट स्टेज इज एक्टिव पैथोलॉजी, इंटरप्चर विथ नॉर्मल प्रोसेसेस एंड एफर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रीगेन नॉर्मल स्टेज. इसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे याद कर सकते हो. मान लीजिए कोई एक्टिव पैथोलॉजी सबसे पहले पर्सन को हार्म किया, उसके बाद सेकेंड स्टेज थी उसकी इम्पेयरमेंट. उस पैथोलॉजी की वजह से पर्सन में कौन कौन से चेंजेस एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनल, कौन कौन से एबनॉर्मेलिटीज़ आई हैं वो सेकंड स्टेज में रखा है. एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, जैसे हम पोलियो का पेशेंट लेते हैं. सो सबसे पहले जो पैथोलॉजी थी पोलियो के पेशेंट में इम्पेयरमेंट क्या क्या हुआ, उसके फुट में या फिर तो हैंड्स में जहाँ पे भी इफेक्ट आया है पोलियो की वजह से, उसमें एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और मेंटल, इमोशनल भी चेंजेस आएंगे. थर्ड स्टेज है आपका फंक्शनल लिमिटेशन. लिमिटेशन इन परफॉर्मेंस एट द लेवल ऑफ अ होल ऑर्गेनिज्म और पर्सन. उसके पूरे लिमिटेशंस, नॉर्मली वॉक जो पर्सन कर सकता था, पोलियो की वजह से उसका वॉकिंग पैटर्न, उसका गेट, उसका परफॉर्मेंस, हर चीज़ में लिमिटेशंस स्टार्ट हो जाएंगी. सो ये आपका थर्ड स्टेज था. 4th स्टेज है डिसेबिलिटी. उस चीज़ों की वजह से पर्सन को जो फेस करना पड़ रहा है वो है डिसेबिलिटी. लिमिटेशन इन परफॉर्मेंस ऑफ सोशली डिफाइंड रोल्स एंड टास्क विद इन अ सोशियो कल्चर एंड फिजिकल एनवायरमेंट. नॉर्मली पेशेंट जो भी करता है, परफॉर्म करता है वो सोशली, लेकिन अगर पर्सन में डिसेबिलिटी है तो उसके जो भी
उसका सोशली रोल है, टास्क है, उसमें लिमिटेशंस स्टार्ट हो जाएगा, वो फिजिकल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में उसे टाइम लगेगा। तो सारनागी ने ये 4 स्टेज दिए थे मॉडल के। इसको आप ऐसे टेबल के फॉर्म में भी बना सकते हो, रिप्रेजेंटेशन में अच्छे मार्क्स भी आपको मिल सकते हैं। अगर 3 मार्क्स में आता है सो आप सारनागी के 4 स्टेज और ये टेबल बना सकते हो, ये रे डायग्राम बना सकते हो आप। सेकंड मॉडल था ICIDH, इसका फुल फॉर्म भी वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। सो व्हाट इज ICIDH मॉडल? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 1980 में ये दिया गया था। सो ये जो वुड है, इन्होंने कहा था वुड सजेस्टेड 4 लेवल ऑफ डिसेबलमेंट। ICIDH इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ डिसेबलमेंट। तो सारनागी के बाद जो मॉडल आया है वो है ICIDH, ये इंटरनेशनली है। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसके जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी मिस्टेक करते हैं उसमें, और एग्जामिनर भी इसमें पूछता है। सो इसमें भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज पैथोलॉजी, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड द लास्ट इज हैंडीकैप्ड। इसके पहले जो सारनागी थे उन्होंने पैथोलॉजी से स्टार्ट किया, फिर इम्पेयरमेंट आया, फिर फंक्शनल लिमिटेशन आया और फिर आया आपका डिसेबिलिटी। लेकिन जो ICIDH मॉडल था जो उन्होंने दिया था, वुड ने दिया था, उन्होंने उसी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके अलग वर्ड्स में लिखा है। तो पहला आपका आएगा पैथोलॉजी। सो इट इज द डिजीज और ट्रामा दैट कॉजेज चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द बॉडी और ऑफ अ स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन। जैसे अर्थराइटिस, अर्थराइटिस आपने पढ़ा है ऑर्थो में। अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, आइटिस जहाँ भी लगे समझ जाइए वहाँ इन्फ्लेमेशन आएगा। सो जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो उसे अर्थराइटिस कहते हैं। सो पैथोलॉजी में मेनली जो भी डिजीज या ट्रामा जिसकी वजह से उस बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज आ गया, वो है आपका पैथोलॉजी। उसके बाद आएगा इम्पेयरमेंट। पैथोलॉजी की वजह से क्या इम्पेयरमेंट आया है पेशेंट में। दूसरा है अकर्स एट ऑर्गन लेवल एंड इज डिफाइंड एज एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। Impairment are observable and can be objectively defined and measured in most cases। जैसे कि अगर कोई जॉइंट मोशन हुआ या एम्पुटेशन, एम्पुटेशन आप पढ़ोगे, एम्पुटेशन का मीन ये हो गया अगर किसी ट्रामा की वजह से उस पार्ट को हटाना पड़े, उस एक्सट्रीमिटी को, अपर या लोअर लिम्ब में कोई भी एक्सट्रीमिटी में कोई प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से आप उसे हटा दे रहे हो, काट दे रहे हो, सो उसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। जैसे क्रश इंजरी हुई या फिर आपने बहुत सारे केसेस ऐसे पढ़े होंगे जिसमें कि एम्पुटेशन करना पड़ता है और कोई उसमें चारा नहीं बचता है तो हम एम्पुटेशन करते हैं। सो दूसरा उन्होंने दिया, वुड ने, पहला पैथोलॉजी दिया, दूसरा इम्पेयरमेंट दिया। फिर आता है आपका डिसेबिलिटी। थर्ड है आपका डिसेबिलिटी। अकर्स एट पर्सनल लेवल एंड इज डिफाइंड एज एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन मैनर। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो डिसेबिलिटी की डेफिनेशन है आप वो भी लिख सकते हो, उतना बहुत रहेगा। एग्जाम्पल, डिपेंडेंट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। नॉर्मली जो डेली लिविंग में नॉर्मली इंडिपेंडेंट रहता है हर काम करने में, लेकिन अगर पर्सन को प्रॉब्लम है, कोई भी डिसेबल है वो पर्सन, तो वो डिपेंडेंट है, उसकी सारी एक्टिविटी वो दूसरों से करवाएगा, वो दूसरों पे डिपेंड है। सो दिस इज डिसेबिलिटी एंड द लास्ट इज हैंडीकैप। Occurs at societal level, is defined as a disadvantage for a given individual that limits or prevent the fulfillment of a role that is normal। आप नॉर्मली जो आप लिख सकते हो, handicapped may affect expected roles such as employee, family member and community member। Example, lack of access to a public place बिकॉज ऑफ व्हील चेयर कन्फाइनमेंट। नॉर्मली व्हील चेयर, जो भी पर्सन अगर हैंडीकैप्ड है सो उसे व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस केस में वो जो नॉर्मली पब्लिक प्लेस है वहाँ नहीं जा सकता,
नॉर्मली बस पे या फिर तो जो ट्रैवलर्स होते हैं उसमें नहीं जा सकता, उसे व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों में आप कह सकते हो कि वो जो पेशेंट है, वो जो पर्सन है, वो सोसाइटल लेवल पे उसका डिसएडवांटेज है। सो ये है आपका हैंडीकैप्ड में WHO ने जो मॉडल दिया था ICIDH मॉडल, उन्होंने 4 में डिवाइड किया। सबसे पहले आया आपका पैथोलॉजी डिजीज, फिर इम्पेयरमेंट जिसकी वजह से पर्सन डिसेबल हुआ, और लास्ट में हैंडीकैप्ड हो गया। सो ये टोटल 4 स्टेजेस थे ICIDH मॉडल। लास्ट है आपका ICF मॉडल, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। ये भी बहुत आता है, नॉर्मली साठ-नागी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ICIDH और ICF मॉडल में से एक मॉडल ज़रूर आता है। अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो सारे मॉडल्स आ सकते हैं, बट इन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आपसे फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, और कब आया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद कर लीजिएगा डेट। सो जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग जो लास्ट मॉडल है, वो भी वुड ने आपके 2001 में WHO ने दिया था। WHO मॉडिफाइड द 1980 मॉडल ऑफ डिसेबलमेंट क्लासिफिकेशन, इट्स न्यू नेम इज ICF इन 2001। जो अभी जस्ट ICIDH मॉडल आया था 1980 में, उस मॉडल को WHO ने ICF का नाम दिया, जो कि 2001 में रिलीज किया इन्होंने। ICF defines components and some help limits of well-being such as education and labor। इसके ये थोड़ा लंबा है, इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा डीप है। सो इसको इन्होंने डिवाइड किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी और पार्ट 2 में कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। सो फंक्शनिंग डिसेबिलिटी में बॉडी फंक्शन स्ट्रक्चर आ गया और एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन आ गया। दूसरा जो उन्होंने पार्ट 2 लिया है, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर लिया है, उसमें एनवायरनमेंट फैक्टर, पर्सनल फैक्टर। सो इन चारों को इन्होंने फिर एक एक करके डिवाइड भी किया है। सो जो भी इन्होंने टोटल दिया फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी और कॉन्टेक्चुअल, तो इसको इन्होंने एक एक डेफिनेशन भी बताया है उसको लेके। सो पहला है फंक्शनिंग, रेफर्स टू ऑल बॉडी फंक्शन एक्टिविटीज एंड पार्टिसिपेशन एज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म का मतलब ये हो गया इसके अंडर और भी पार्ट्स आएंगे, ये एक टोटल वर्ड हुआ अम्ब्रेला। सो फंक्शनिंग के बाद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के बाद इन्होंने बॉडी फंक्शन, जो भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, फंक्शनल और कॉन्टेक्चुअल, तो उसी के अंदर के जो भी कंपोनेंट्स थे उनको इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। जैसे फिर आया आपका बॉडी फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अवर बॉडी सिस्टम इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बॉडी फंक्शन के बाद इन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर दिया, एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सच एज ऑर्गन, लिम्स एंड देयर कंपोनेंट्स, फिर इम्पेयरमेंट, फिर एक्टिविटी, फिर पार्टिसिपेशन। सो ऐसे इन्होंने सबको डिवाइड किया। अगर आपको एग्ज़ाम में इसे बनाना है, सो आप इस टेबल के थ्रू पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो। इसमें मैंने बनाया है पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 था आपका फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, और जो दूसरा था वो कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स था। इसमें मैंने कंपोनेंट, डोमेन, कंस्ट्रिक्ट्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट, ऐसे पूरा टेबल बनाया है। एग्ज़ाम में अगर ICF मॉडल आता है और आप ऐसे शो करते हो, सो अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। सो कंपोनेंट्स में जो फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी है उसमें आपको क्या लिखना है, और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स में आपको क्या लिखना है। सो दिस इज़ द होल टेबल ऑफ योर ICF मॉडल। सो लास्ट में अगर आप ICF मॉडल में चाहो सो ये टेबल भी बना सकते हो। हेल्थ कंडीशन, डिसऑर्डर या डिजीज़ की वजह से जो पर्सन में बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज़ पे भी इफ़ेक्ट आया और उसके पार्टिसिपेशन में इफ़ेक्ट आया। सो दिस इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर and this is divided into environmental factor and your personal factor. So this is all your ICF model. So टोटल अगर आप स्टार्ट करेंगे, सो स्टार्ट करने में आप सबसे पहले डिसेबिलिटी मॉडल्स में जो भी इंट्रोडक्शन है वो लिख सकते हो, एक डेफिनेशन लिख सकते हो जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप सारे मॉडल्स को डिस्क्राइब करोगे। सबसे पहले साठ-नागी मॉडल के जो भी
4 स्टेज थे उसे लिखना है आपको। उसके लास्ट में आप ये डायग्राम बना सकते हो। फिर आपका आया ICIDH मॉडल, जिसमें इन्होंने पैथोलॉजी, डिजीज़, फिर इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड द लास्ट इज हैंडीकैप्ड, इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया, उसके डेफिनेशंस लिखे। उसके बाद आपका आया ICF मॉडल विच इज़ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, 2001 में इन्होंने दिया था WHO ने। सो इसमें जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट हैं टोटल ICF के, 2 कंपोनेंट हैं, फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर। सो फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी में इन्होंने बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन, तो इसको भी इन्होंने डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ICF में डिस्क्राइब किया है। उसके बाद आपका ये पूरा फंक्शनल डिसेबिलिटी मॉडल ICF में ये पूरा चार्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके आप ये चार्ट बना भी सकते हो। आपका कंपोनेंट, डोमेन, कंस्ट्रक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव एस्पेक्ट। लास्ट में मैंने आपको बताया कि आप हेल्थ कंडीशन, डिसऑर्डर, डिजीज़ ये ICF मॉडल में कैसे बना सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डिसेबिलिटी मॉडल। एग्ज़ाम में अगर आए सो आप ये नोट्स जो हैं वो पॉज करके वीडियो आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।